बैरल ट्रक में रख दिए गए। 15 बैरलों के पश्चात बाकी बची जगह पर मिट्टी के तेल के ड्रम रख दिए गए। तेल के ड्रमों के कागजात पूरे थे ताकि रास्ते में चेकिंग हो जाए तो ट्रक में तेल के फुटकर ड्रमों के दर्शन कराकर आगे निकला जा सके। शराब के उस कारखाने से त्रिदेव कांडा कुछ पहले ही गया था। बनारसी दास खुद को सामान्य रखने का प्रयास कर रहा था। चेहरे पर सदा रहने वाली मुस्कान ओढ़ रखी थी, परंतु अपनी इस कोशिश में वह पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा था। रह रहकर मस्तिष्क में देवराज चौहान का खौफ उछाले मार रहा था। खुद को वह बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। चलने की तैयारी पूरी थी। बनारसी दास ट्रक के पास खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। कुछ ही देर में त्रिदेव कांडा के 2 दादे उसके पास पहुंचे और एक ट्रक को थपथपाकर बोला, चले बनारसी दास। हाँ। तभी दूसरा बदमाश आगे बढ़ता हुआ बोला, आज ट्रक में चलाऊंगा। बनारसी दास को अपने दिल की धड़कन रुकती सी महसूस हुई। वह जानता था देवराज चौहान और उसके साथी उसे जिंदा छोड़ेंगे जो ड्राइविंग सीट पर बैठा होगा। अगर ट्रक के दादे ने चलाया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। मौत तीव्रता के साथ उसकी आंखों के सामने नाची। नहीं, बनारसी दास हड़बड़ाकर बोला। क्यों? उस दादे ने अजीब सी निगाहों से बनारसी दास को देखा। तुम्हें क्या ऐतराज है? तुम ट्रक नहीं चलाओगे, बनारसी दास खुद पर काबू पाते हुए बोला। यह फुल बॉडी ट्रक है, बहुत ज़्यादा भार इस पर है। रास्ते में कंट्रोल से बाहर हो गया तो सब फंसेंगे। कमाल है, इससे ज़्यादा भार से लदे ट्रक में पहले भी चला चुका हूँ। पहले की बात और थी, लेकिन अब। पहले की बात और क्यों थी? दादे ने उसे घूरा। ज़्यादा जुबान मत लड़ा। आज कांडा साहब बहुत गुस्से में थे। होगी कोई बात, और यह भी आम बात है कि कहीं का गुस्सा कहीं पर उतरता है। ऐसा न हो कि तुम्हारे ट्रक ड्राइव करने की खबर उनके कानों में पड़े और अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार दें। बनारसी दास उसकी भां पकड़कर पीछे हटाता हुआ बोला, आज रहने दे, फिर कभी चला लेना। बनारसी दास ने कठिनता से ही इस बात का निपटारा किया। उसके बाद वे सब ट्रक सहित वहां से रवाना हुए। बनारसी दास ट्रक ड्राइव कर रहा था और दोनों दादे उसकी बगल में बैठे थे। एक सिगरेट फूंक रहा था। रात के 12:30 बज रहे थे। बनारसी दास का दिल दाड़ दाड़ बज रहा था। देवराज चौहान और उसके साथी कहीं भी ट्रक को घेर सकते थे। कभी भी गोलियां चलनी शुरू हो सकती थी। अगर उस वक्त उसने फुर्ती से खुद को न बचाया तो वह भी मरेगा। ट्रक तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। देवराज चौहान, नामाशी और उसके दोनों साथी और जयप्रकाश ने एक मोड़ पर घेराबंदी कर रखी थी, जहां सिर्फ एक मध्यम सी स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देवराज चौहान ने सामने से आते ट्रक का नंबर स्पष्ट पढ़ लिया था। जो ही ट्रक करीब आया, देवराज चौहान ने एक साथ 2 फायर किए। पहला फायर सामने का शीशा तोड़ते हुए एक दादे के सीने में जा घसा। दूसरे फायर ने ट्रक के एक टायर के परछक्के उड़ा दिए। ट्रक जोरों से डगमगाया और सड़क के किनारे पर मौजूद खंबे से जा टकराया। तेज आवाज के साथ खंबा टेढ़ा हो गया। ट्रक रुका। बनारसी दास तुरंत नीचे बैठ गया। बनारसी दास तुरंत नीचे इस तरह झुक गया कि कोई गोली उसे न लग सके। दूसरा दादा भी अपने साथी की लाश पर सटकर झुक गया था। कौन है यह लोग? दादा हड़बड़ाया सा बोला। मेरे रिश्तेदार नहीं है, तू उनसे निपट। बनारसी दास की जान सूखी जा रही थी। ठीक उसी समय दादे की तरफ से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला देवराज चौहान था। उसने बदमाश को संभलने ही नहीं दिया और एक ही झटके में कमर से खींचकर बाहर गिराया। दादे के होठों से चीख निकली। रिवाल्वर हाथ से छूट गई। तभी देवराज चौहान की ठोकर उसकी कनपट्टी पर पड़ी। वह चीखा, तड़पा, फिर बेहोशी में डूबता चला गया। बाकी सब देवराज चौहान के पास पहुंचे थे। बनारसी दास, देवराज चौहान ने आवाज़ लगाई। हाँ, ट्रक के भीतर से बनारसी दास की मरी सी आवाज़ आई। बाहर आ जाओ। बनारसी दास बाहर आ गया। वह सहमा सा था। ट्रक में कोई और भी है? नहीं। ट्रक में सारे शराब के ड्रम पड़े हैं? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, 15 ड्रम शराब के हैं, बाकी केरोसिन ऑयल के हैं, बनारसी दास ने धीमे स्वर में कहा। देवराज चौहान नामाशी की तरफ पलटा। ट्रक में पड़े ड्रम उल्टा दो।
उसमें पड़े मिट्टी के तेल और शराब से सारे ट्रक को भिगो दो। अगले ही पल नामाशी, उसके दोनों साथी और जयप्रकाश इसी काम में लग गए। तुम बनारसी दास हड़बड़ा उठा। ट्रक को जलाने जा रहे हो? देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता फैली हुई थी। बनारसी दास भय से थूक निगल कर रह गया। मैं तुम्हारे हाथ पांव बांधकर डाल जाऊंगा, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। पूछने पर कांडा और विदुरी को तुमने यही बताना है कि यह सब करने वाले ने अपना नाम विनोद सेठी बताया था और वह कह रहा था कि आज रात विदुरी के कई आदमियों को साफ करके विदुरी को चोट देगा। अगले 15 मिनटों में पूरा ट्रक मिट्टी के तेल और शराब से नहाया पड़ा था। चारों तरफ स्मेल ही स्मेल फैली थी। ट्रक का पिछला हिस्सा तो शराब और मिट्टी के तेल से भरा पड़ा था। यह अच्छा रहा कि इस दौरान वहां से कोई और वाहन नहीं गुजरा था। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी फैली हुई थी। उसने जेब से डोरी निकाली और बनारसी दास के हाथ पांव बांधकर सड़क के किनारे डाल दिया और वे सभी दूर हो गए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और हॉट बींचकर जलती तीली ट्रक की तरफ उछाल दी। अगले ही पल भपका उठा और पूरा ट्रक आग की लपटों में गिरता चला गया। नीचे पड़े बेहोश दादे को भी उठाकर ट्रक में फेंकने के बाद देवराज चौहान फौरन पीछे गया और कार की ओर बढ़ गया। कुछ दूर अंधेरे में खड़ी टैक्सी में खड़े बैठा था। यह सब देखकर उसकी आंखें फैल गई। कई पलों तक वह हक्का बक्का सा आग की लपटों का यह नज़ारा देखता रहा। यह तो सबका बाप है, खरे बड़बड़ाया। इससे ट्रेनिंग लेकर सबका बाप तो नहीं, सबका उस्ताद तो बना जा सकता है। किसी को मारने फूकने में इससे महारत हासिल है। साहब, टैक्सी ड्राइवर बहुत ही घबराहट भरे स्वर में बोला, यह क्या हो रहा है? तू क्यों पूछता है? यह तेरे को टैक्सी का 24 घंटे का किराया बरोबर मिल रहा है ना? खरे ने मुंह बनाया। हाँ। तो फिर तू हर 24 घंटे के बाद अपने कड़क नोट गिनकर जेब में डालकर मस्त हो जाया कर। फालतू के लफड़ों की तरफ आंख उठाकर भी मत देख, खरे ने सख्त किंतु समझाने वाले भाव से कहा। अब जल्दी से टैक्सी स्टार्ट कर और आगे बढ़ा ले। मुझे उनकी कार स्टार्ट होने की आवाज़ आ रही है। टैक्सी ड्राइवर घबराकर टैक्सी स्टार्ट करने लगा। ट्रक को तो फूंक दिया, देखना पड़ेगा कि आगे भी कुछ करता है या घर जाकर चादर तानकर लंबा हो जाता है। जो भी हो, बंदा कमाल का है। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान ने कार में ही उन सबको समझा दिया था कि आगे कैसे होना है और क्या क्या करना है। 20 मिनट के पश्चात देवराज चौहान ने कार को सड़क के किनारे अंधेरी जगह पर रोका और सब निकलकर आगे बढ़ गए। 100 गज आगे 3 मंजिला बेहद खूबसूरत अपार्टमेंट था। उसका बड़ा गेट बंद था, परंतु बीच का छोटा गेट खुला हुआ था। दाएं तरफ वॉचमैन का कैबिन था। छोटे गेट से सबने भीतर प्रवेश किया। वॉचमैनों ने कैबिन के शीशे में से उन्हें भीतर प्रवेश करते देखकर बाहर आने को हुए कि नामाशी उन्हें भीतर ही धकेलता चला गया। वे 2 वॉचमैन थे जिन्हें नामाशी और उसके दोनों साथियों ने दबोच लिया था। कोई चालाकी, कोई शरारत मत करना, ऐसे ही बैठे रहो, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। फिर नामाशी को देखा। कोई आदमी खतरा बनकर आए तो उसे इसी कैबिन में बिठा लेना। नामाशी ने सिर हिलाया। कैबिन के बाहर आकर देवराज चौहान जयप्रकाश से बोला, तुम वापस कार में जाओ और इस तरफ नज़र रखना। जब भी हम बाहर निकलें फौरन कार ले आना। जयप्रकाश सिर हिलाकर गेट से बाहर निकल गया। देवराज चौहान अपार्टमेंट के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट द्वारा वह पहली मंजिल पर पहुंचा, फिर पहली मंजिल के 14 नंबर फ्लैट पर। बनारसी दास ने विदुरी के खास आदमियों के रूप में एक पता यह भी बताया था। देवराज चौहान ने बेल बजाई। इस समय उसके चेहरे पर दरिंदगी मचल रही थी। कोई जवाब न पाकर उसने दूसरी बार बेल बजाई। रात का 1 बज रहा था। भीतर से आहट उभरी। फिर उसके कानों में आवाज़ पड़ी, कौन है? कांडा साहब ने भेजा है मुझे। देवराज चौहान की आवाज़ बेहद शांत थी। कांडा ने? आने वाले स्वर में उलझन थी। हाँ, खास काम है? ऐसी बात थी तो कांडा फोन भी कर सकता था। आने वाला स्वर उलझन से भरा था। इस बात का जवाब साहब भी दे सकते हैं। आप चाहे तो उनसे फ़ोन पर बात कर लें। क्षण भर की चुप्पी के पश्चात आवाज़ पुनः आई, क्या बात है? बंद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इसी तरह बताऊं? शांत स्वर में स्वाभाविक तीखापन आया।
हमारे धंधे में चिल्लाकर बातें नहीं की जाती। नहीं दरवाज़ा खोलना तो मैं चला जाता हूँ। कई पलों तक आवाज़ नहीं आई। खोल रहे हो? खोलता हूँ। देवराज चौहान का हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा टिका। फिर दरवाज़ा खुला। देवराज चौहान ने फुर्ती के साथ हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल उसके पेट से सटा दी। दरवाज़ा खोलने वाला 38 वर्षीय व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर थमी थी, लेकिन उसका रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे ही लटका रह गया। देवराज चौहान के चेहरे पर छाए भाव को देखते ही उसे अपनी सांस में रुकावट सी महसूस होने लगी। कौन हो तुम? उसके होठों से सूखा स्वर निकला। विनोद सेठी, देवराज चौहान ने दांत बींचकर कहा। तुम हो विनोद सेठी? जानते हो मुझे? इतना ही कि त्रिदेव काढ़ा ने बताया था विनोद सेठी नाम के किसी आदमी को तलाश करना है। सूखे होठों पर जीभ फेंककर उसने घबराए स्वर में कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर छाए भाव को देखकर उसकी हवा गायब थी। क्या नाम है तुम्हारा? देवराज चौहान के होठों से फुफकार निकली। योगेश पटनायक। विदुरी और कांडा के खास आदमी हो? जानता हूँ, फिर भी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। देवराज चौहान की आंखों में वहशत से डूबी सुर्खी चमकी। उसने बदन से सटी रिवॉल्वर हटाकर रुक चेहरे की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। फायर का तेज धमाका यहाँ गूंज उठा। उसके चेहरे के चीथड़े उड़ गए। देवराज चौहान ने दरवाज़ा बंद किया, पलटकर तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मामा विदुरी का यह ऑफिस 24 घंटे चलता था। स्टाफ को 12-12 घंटों की 2 शिफ्टें यहाँ चलानी थी। दिखाने को तो वह कोरियर का ऑफिस था, परंतु हकीकतन वहाँ से मुंबई की लोकल पार्टियों को ड्रग सप्लाई का काम होता था। मुंबई की पुरानी अथवा महत्वपूर्ण पार्टियों का ऑर्डर फ़ोन पर कोडवर्ड में आता था। वहाँ से मैसेज आगे पास कर दिया जाता। 1-1.5 घंटे में पार्टी को माल की डिलीवरी हो जाती। कुछ खास मुंबई के बाहर की पार्टियां भी थी, जो कि विदुरी के इस ऑफिस में ऑर्डर देकर माल हासिल कर सकती थी। वह पार्टी अपने ऑर्डर की पेमेंट यहाँ देकर कोरियर कंपनी की खास रसीद हासिल करती, जिस पर कोडवर्ड में माल और उसकी मात्रा लिखी होती। फिर दूसरे गुप्त ठिकाने पर जाकर वह रसीद देकर अपना पसंदीदा माल हासिल कर लेती। इस ऑफिस को शाकिर हुसैन नाम का व्यक्ति कंट्रोल करता था, विदुरी की छत्र छाया में जिसका खास दबदबा बना हुआ था। विदुरी के कई खास कामों को यही निपटाता था और इस ऑफिस में शाकिर हुसैन रात के 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक रहता था। यह उसका पुराना नियम था। इन 4 घंटों में वह ऑफिस का सारा मामला चेक करता। कोई प्रॉब्लम होती तो वह सॉल्व करता। 4 बजे के बाद अपने घर जाकर 6 घंटे की नींद लेकर 10 बजे फिर कामों में लग जाता। वह ऑफिस एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स में था। देवराज चौहान और बाकी सब कार से उतरे। देवराज चौहान ने जयप्रकाश को कार में ही रहने को और कार तैयार करने को कहा। फिर बाकी सभी कॉम्प्लेक्स के फाटक पर पहुंचे। वहां 2 वॉचमैन कंधे पर बंदूक लटकाए खड़े थे। उन्होंने उन्हें टोका। कहाँ जाना है? दूसरे माले पर। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए शांत स्वर में कहा। कल आना, सब बंद है। हमने जहाँ जाना है वह खुला है। कहाँ जाना है? शाकिर हुसैन के ऑफिस में। देवराज चौहान ने पूर्वोत्तर लहजे में कहा। मेरे ख्याल में शाकिर हुसैन ने तुम्हें कह रखा होगा कि उसके ऑफिस में आने वालों को रोका न जाए। वॉचमैन क्षण भर के लिए हिचकिचाया, तभी दूसरा बोला, रुको हम भीतर बात कर लें। कहकर वह केबिन की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने नामाशी की तरफ इशारा किया। इशारा समझकर नामाशी वॉचमैन के पीछे केबिन की तरफ बढ़ा। तभी देवराज चौहान का दायां हाथ उठा और सामने खड़े वॉचमैन की कनपटी पर पड़ा। वह कराकर नीचे गिरता चला गया और फिर बेहोश हो गया। देवराज चौहान ने नामाशी के आदमियों से कहा, इसे उठाकर भीतर कैबिन में डालो। नामाशी के दोनों साथी बेहोश गनमैन को उठाकर कैबिन में ले गए। भीतर दूसरे गनमैन को भी नामाशी बेहोश कर चुका था। दोनों को एक तरफ डाला, तभी देवराज चौहान भीतर आया। देवराज चौहान ने नामाशी के एक साथी से कहा, तुम यहीं पर रहोगे। इन दोनों में से जब भी किसी को होश आए बेहोश कर देना। याद रखना, बेहोश करना है, किसी भी स्थिति में जान नहीं लेनी है। नामाशी के साथी ने सिर हिलाया। देवराज चौहान, नामाशी और उसका एक साथी केबिन से बाहर निकले और भीतर की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान का चेहरा क्रोध से तपकर चट्टान की तरह सख्त हो रहा था।
वे सब तीसरी मंजिल के ऐसे ऑफिस पे पहुंचे जो बाहर से शानदार नजर आ रहा था। कॉम्प्लेक्स में हर तरफ शांति थी, सब ऑफिस बंद थे। शायद ही कहीं कोई खुला हो, वह भी जाने कहाँ। उस ऑफिस के बाहर स्टूल पर सतर्क मुद्रा में चपरासी बैठा था, जो कि सिर्फ कहने को चपरासी था, लेकिन असल में वह जेब में रिवॉल्वर डाले गार्ड के तौर पर वहां मौजूद था। उन तीनों को कॉरिडोर में आते देखकर वह स्टूल से उठ खड़ा हुआ। शाकिर हुसैन भीतर है? करीब पहुंचते ही देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, वह बोला, लेकिन आप लोग? तभी देवराज चौहान ने एक हथेली उसके मुंह पर रखकर उसका सिर दीवार के साथ दबाया। उसकी आंखें फैल गई, खुद को आज़ाद करवाने के लिए तड़पा और हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। लेकिन रिवॉल्वर निकालने से पहले ही देवराज चौहान का जोरदार गुस्सा उसकी कनपटी पर पड़ा। उसकी आंखें पलट गई। गले से आवाज़ इसलिए नहीं निकल सकी क्योंकि होठों पर चौहान की हथेली चिपकी थी। देवराज चौहान ने अपनी पकड़ ढीली की तो वह दीवार के साथ रगड़ खाता हुआ नीचे फर्श पर जाकर बिछ गया। देवराज चौहान क्रूर स्वर में होठ भींचकर बोला, इसे कंधे पर उठा लो, हमारे पीछे पीछे इसे भीतर ले आना। नामाशी के साथी ने उसे फौरन कंधों पर उठा लिया। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर ऑफिस का शीशे का दरवाज़ा खोला और सब भीतर प्रवेश कर गए। सामने लॉबी की तरफ छोटी सी बंद जगह थी, वहाँ बैठने के लिए सोफे पड़े थे। यह रिसेप्शन की तरह ही जगह थी। उस छोटी सी लॉबी में दो तरफ लकड़ी के खूबसूरत दरवाजे थे, वहाँ पर गहरी शांति छाई हुई थी। उस रिवॉल्वर वाले चपरासी के बेहोश शरीर को सोफे पर डाल दिया गया। देवराज चौहान ने लकड़ी का एक दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। सामने 6 लोगों का स्टाफ नजर आया। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। उनमें 5 आदमी और एक युवती थी। उन्हें देखते ही वे सभी चौंके। तभी देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली। देवराज चौहान के चेहरे पर छाए खतरनाक भाव और रिवॉल्वर देखकर वह सब ठगे से बैठे रह गए। खबरदार, जो किसी ने हिलने या चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसकी मौत का वह खुद जिम्मेदार होगा। सब अपनी जगहों पर चिपके रहे। वैसे भी वह ऑफिस में काम करने वाले लोग थे, न कि लड़ने भिड़ने वाले। वहाँ पर मौत जैसा सन्नाटा छा चुका था। सबकी निगाहें देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे खतरनाक मुद्दा में आगे बढ़ा। वहाँ मौजूद लोगों के चेहरों पर और भी भय नाच उठा। यकीनन उनकी सोच रही होगी कि सामने वाला आदमी उन्हें गोली मारने जा रहा था। नामाशी और उसके साथी बिल्कुल सतर्क थे। शाकिर हुसैन कहाँ है? देवराज चौहान गुर्राया। उनके होठों से कोई बोल न फूटा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर हिलाकर दांत पीसे। जवाब दो, शाकिर हुसैन कहाँ है? कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ा और रिवॉल्वर वाला हाथ घुमाया। करीबी व्यक्ति के गाल पर रिवॉल्वर जा लगी। चेहरा पीड़ा से भर उठा। वह कर रहा, बोलो, अपने ऑफिस में। कहाँ? उधर। उसने एक तरफ को इशारा किया। वहाँ बंद दरवाज़ा नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने नामाशी के साथी से कहा, तुम यहीं रहो, कोई भी शरारत करने की चेष्टा करे तो उसे खत्म कर देना। अगले ही पल नामाशी के एक साथी के हाथों में तीर कमान झलक उठा। उसके चेहरे पर दरिद्रगी से भरे भाव नाचने लगे थे, परंतु उन छहों के चेहरों को देखकर स्पष्ट लग रहा था कि वह कुछ करने का इरादा नहीं रखते। देवराज चौहान उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। नामाशी उसके पीछे था। देवराज चौहान ने दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। रिवॉल्वर उसके हाथ में दबी हुई थी। 50 बरस का, चेचक के दाग वाले चेहरे वाला शाकिर हुसैन बेहद सख्त किस्म का आदमी था। खौफ खाना उसने सीखा ही नहीं था। बड़े बड़े काम यूं ही कर गुजरता था। उसकी इसी बात के कारण विदुरी उसकी खास कदर करता था। यहाँ तक कि अगर त्रिदेव कांडा उपलब्ध न हो तो वह शाकिर हुसैन से ही काम लेना पसंद करता था। शाकिर हुसैन किसी भी मौके पर विचलित नहीं होता था। कैसा भी वक्त हो, शांत और स्थिर अंदाज में ही उसे निपटाता था। हर हाल में शांत रहना उसकी सफलता का कारण था। इस समय शाकिर हुसैन की उंगलियों में पेन फंसा था। दोनों हाथ बांधकर सिर से पीछे अटकाए हुए थे। आराम करने के अंदाज में पीठ को कुर्सी की पुष्ट पर टिका रखा था। टेबल पर फाइल खुली पड़ी थी। होठों पर मुस्कुराहट थी और निगाहें सामने बंद दरवाजे पर। यह स्थिति दरवाज़ा खुलने से पहले की थी। वह जानता था
चंद ही पलों में दरवाज़ा खुलने वाला है। दरवाज़ा खुला। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर थामे भीतर प्रवेश किया। पीछे नामाशी था। शाकिर हुसैन के चेहरे पर छाई मुस्कान और गहरी हो गई। आइए जनाब, बैठिए। उसी मुद्रा में शाकिर हुसैन ने मुस्कुराकर कहा। देवराज चौहान के जबड़े बिछ गए। नामाशी के चेहरे पर दरिंदगी नाची। मैं जानता था आप लोग आ रहे हैं, इसलिए आप दोनों के स्वागत में चेहरे को मुस्कान से भर लिया। अपने साथी को बाहर क्यों छोड़ आए? उसे भी भीतर ले आते। यकीन मानिए, मेरा स्टाफ बेहद शरीफ है। मारदाड़ के मामलों में नहीं आता। उन्हें तो सिर्फ कागज पर कलम चलाना आता है। किसी बिजली के बाती देवराज चौहान की आंखों में वहशी भाव चमके। तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा? नामाशी ने खतरनाक स्वर में घुराकर कहा। डर? उसी मुद्रा में शाकिर हुसैन हंसा। डर कैसा? तुम लोग भी अपने जैसे हो। बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? देवराज चौहान अपनी जगह से हिला और टेबल के साथ घूमकर शाकिर हुसैन के सिर पर आ खड़ा हुआ। हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल उसकी खोपड़ी पर लगा दी। तुम्हारा नाम शाकिर हुसैन है? हाँ, लेकिन गोली मत चला देना। विनोद सेठी और देवराज चौहान, हमें आपस में बात करनी चाहिए। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। देवराज चौहान के लिए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि अपराध की दुनिया के इस बाशिंदे ने उसे पहचान लिया। अलबत्ता इस बात की थोड़ी सी हैरानी अवश्य थी कि शाकिर हुसैन ने उसे विनोद सेठी के रूप में कैसे पहचान लिया। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से शाकिर हुसैन को देखा। तुम्हें मेरा विनोद सेठी होना कैसे पता चला? जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी यह बात जानने के लिए। शाकिर हुसैन हंसा। 2 दिन पहले त्रिदेव कांडा ने तुम्हारा और इसका, उसने नामाशी की तरफ इशारा किया, हुलिया बताया था। तुम अकेले आते तो शायद पहचानने में कुछ देर हो जाती, परंतु इसके साथ होने पर तुम्हें फौरन पहचान लिया। तभी देवराज चौहान की निगाह प्रवेश करने वाले दरवाजे के ऊपर गई। वहाँ छोटे से टीवी में स्टाफ वाली जगह का सारा दृश्य साफ नजर आ रहा था। नामाशी का साथी भी, जो उन्हें घेरे खड़ा था, वह भी स्क्रीन में साफ दिखाई पड़ रहा था। देवराज चौहान की निगाह शाकिर हुसैन की तरफ उठी। तो इस टीवी पर नजर आने वाले दृश्य से तुम्हें मालूम हुआ कि हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं? हाँ, शाकिर हुसैन ने मुस्कुराकर कहा। हर तरफ नजर रखनी पड़ती है। मैंने तो टीवी स्क्रीन पर ही देखकर तुम्हें पहचान लिया था कि तुम्हारी हकीकत क्या है। अब यह रिवॉल्वर सिर से हटाओ और सामने आकर बैठो। आराम से बात करें कि क्या बात है, क्या मामला है। आराम से बात करने का वक्त गुजर चुका है शाकिर हुसैन, देवराज चौहान गुर्राया। वक्त तो कभी नहीं गुजरता देवराज चौहान, शाकिर हुसैन ने पूर्वता लहजे में कहा। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? बैठो तो सही, बोलो क्या चाहते हो। क्षण भर की सोच के पश्चात देवराज चौहान ने उसके सिर से रिवॉल्वर हटाई और टेबल के गिर्द घूमकर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठता हुआ सख्त स्वर में कह उठा, मैं तुम्हें शूट करने आया हूँ। वह तो तुम्हारे हाव भाव से ही लग रहा है, लेकिन मुझसे क्या नाराजगी? मैंने विदुरी की मशीनरी के सब पुर्जे तोड़ने हैं और तुम विदुरी का ही एक पुर्जा हो। लेकिन यह सब क्यों कर रहे हो? इस बात की तरफ ध्यान मत दो कि मैं क्या और क्यों कर रहा हूँ। देवराज चौहान के लहजे में दरिंदगी उभर आई थी। अपनी जान के बारे में सोचो। ये सोचो कि तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो। अपनी ज़िंदगी कौन नहीं बचाना चाहता? शाकिर हुसैन मीठे स्वर में मुस्कुराया। देवराज चौहान दांत बींचकर शाकिर हुसैन को घूर रहा था। मामा विदुरी के पास आदिवासी कबीले के देवता की मूर्ति है, इनके कबीले की। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर खतरनाक स्वर में कहा। जैसे भी हो, अगर तुम वह मूर्ति किसी तरह फौरन ही हमारे हवाले कर देते हो तो तुम्हारी जान बच सकती है। यह पहली और आखिरी शर्त है। शाकिर हुसैन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई और सेवा बताओ। मामा विदुरी के किसी मामले में दखल देना मेरे बस का नहीं है। वैसे सुना है कि कोई मूर्ति विदुरी के पास है जिसकी कीमत करोड़ों की है, और मैं उसी मूर्ति की बात कर रहा हूँ। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। फालतू की बातों में मुझे उलझाने की चेष्टा मत करो। मूर्ति विदुरी से लेकर हमें दे सकते हो या नहीं? मैंने कहा ना, विदुरी के काम में दखल नहीं दे सकता। तुम। देवराज चौहान की आंखों में दरिंदगी झलक उठी थी। देवराज चौहान की आंखों में दरिंदगी झलक रही थी। क्यों? वह देखो,
उधर तुम जैसे बिगड़े बैलों को टीवी स्क्रीन पर देखकर मैं पहले से ही इंतजाम कर लेता हूँ, शाकिर हुसैन ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान और नामाशी की निगाहें घूमी। जिस तरफ शाकिर हुसैन ने इशारा किया था उस तरफ वार्डरोब था, परंतु अगले ही पल देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। वार्डरोब के दाएं बाएं दो सुराख नजर आ रहे थे, जिनमें से गन की बैरल झांक रही थी। उस वार्डरोब में दो छेद हैं, उनमें से गन की बैरल झांक रही है। अच्छी तरह देख लो। शाकिर हुसैन का स्वर सर्द था। वार्डरोब के भीतर वालों को पूरी इजाज़त है कि वह तुम लोगों को कभी भी शूट कर सकते हैं। वैसे मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने अभी तक गोलियां क्यों नहीं चलाई। खैर कोई बात नहीं, अपनी रिवॉल्वर टेबल पर रखो और चले जाओ यहाँ से। हम में कोई दुश्मनी नहीं, और जो बेकार की दुश्मनी पैदा हुई है वह विदुरी के कारण है। हमारे बीच में विदुरी को मत लाओ। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम देवराज चौहान हो। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता के भाव उभरे। छोड़कर गलती तो नहीं कर रहे शाकिर हुसैन? नहीं, शाकिर हुसैन मुस्कुराया। शाकिर हुसैन कभी गलती नहीं करता। देवराज चौहान की निगाह पुनः वार्डरोब की तरफ गई। नामाशी आंखों में क्रोध का समंदर लिए कभी शाकिर हुसैन को देखता तो कभी देवराज चौहान को। वह कुछ करने के लिए शायद दिशा निर्धारित कर रहा था। एकाएक शाकिर हुसैन हंसा। मेरे ख्याल में तुम शायद यह सोच रहे हो कि वार्डरोब में मैंने सिर्फ गन की बैरल न फिट कर रखी हो। तुम्हें गधा बनाकर यहाँ से चलता कर देने के मूड में हूँ। ऐसा सोचकर मैं गलती तो नहीं कर रहा, देवराज चौहान ने कहा। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ, कहने के साथ ही शाकिर हुसैन ने वार्डरोब की तरफ देखकर कहा। दरवाजे पर हाथ मारकर बता दो कि भीतर बैरल ही नहीं, गन चलाने वाले भी हैं। उसी पल वार्डरोब के भीतर से पहले एक ने फिर दूसरे ने वार्डरोब थपथपाया। ऐसा होते ही देवराज चौहान की सारी दिक्कत दूर हो गई। उसे भीतर वालों की स्थिति का ठीक तरह से एहसास नहीं था कि यह किस तरफ और कैसी पोजीशन में है, परंतु भीतर से वार्डरोब के दरवाजे पर थपथपाहट पड़ते ही जैसे भीतर का दृश्य स्पष्ट नजर आने लगा कि वार्डरोब में वह कहाँ और किस पोजीशन में है। देवराज चौहान, अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास हो गया, शाकिर हुसैन मुस्कुराया। हाँ, देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। तो फिर अपनी रिवॉल्वर टेबल पर रखो और चले जाओ यहाँ से। दोबारा इस तरह का झंझट लेकर मेरे पास मत आना। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर टेबल पर रिवॉल्वर रखने को हुआ। तभी नामाशी गुर्राया। यह क्या कर रहे हो? गोली मार दो इसे। ठीक उसी समय तूफानी रफ्तार से तस्वीर का दूसरा पहलू नजर आया। टेबल पर रिवॉल्वर रखते रखते एकाएक उसकी बाह घूमी। रिवॉल्वर की नाल का रुख वार्डरोब की तरफ हुआ और अगले 2 सेकंडों में एक के बाद एक 2 फायर हुए, जो कि वार्डरोब के होल से मात्र आधा फीट ऊपर लगे। फायर के धमाकों से वह जगह कांप उठी। वार्डरोब के भीतर से तेज चीख गूंजी। अगले ही पल एक तरफ का दरवाजा खुला और तड़पता एक व्यक्ति बाहर आ गिरा। उसकी छाती में गोली लगी थी, जबकि वार्डरोब के दूसरे हिस्से में एक ही बार दब की आवाज़ आई और फिर शांति छा गई। स्पष्ट था कि दूसरे को ऐसी नाजुक जगह गोली लगी थी कि उसे तड़पने का मौका भी नहीं मिला। वह वहीं शांत हो गया। बाहर गिरे व्यक्ति की चीखें गूंज रही थी। उसकी गन वार्डरोब में पड़ी नजर आ रही थी। अब रिवॉल्वर का रुख शाकिर हुसैन की तरफ था। शाकिर हुसैन हक्का बक्का सा बैठा रह गया। उसे तो जरा भी आशा नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। शाकिर हुसैन को अपने हाथों के तोते उड़े महसूस हो रहे थे। नामाशी के चेहरे पर खुशी से भरी खतरनाक मुस्कान फैल चुकी थी। सब ठीक है ना शाकिर हुसैन? देवराज चौहान ने विशेले स्वर में कहा। शाकिर हुसैन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सीख देता हूँ। देवराज चौहान की आवाज़ में कड़कड़ की क्रूरता भरी थी। लेकिन यह सीख इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में काम आएगी। एकाएक शाकिर हुसैन का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया। कभी भी अपने ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा अगले जन्म में मत करना। इसके साथ ही ट्रैगर दबा और गोली शाकिर हुसैन के गले के आर पार होती चली गई। सुबह के 3:45 बज रहे थे। आकाश में तारे चमक रहे थे। मात्र 1.25 घंटे के पश्चात दिन का उजाला फैलना आरंभ हो जाना था। देवराज चौहान, नामाशी और उसके दोनों साथी और जयप्रकाश अंधेरे में कार के पास खड़े
500 गज में फैले एक मकान को देख रहे थे, जो कि मात्र ग्राउंड फ्लोर तक ही सीमित था। उसके ऊपर कोई मंजिल नहीं थी। उस मकान में मुख्य द्वार पर दवा बनाने वाले का बोर्ड लगा था, जबकि बनारसी दास के मुताबिक यह शराब बनाने वाली फैक्ट्री थी। यह विदुरी की मालिकाना हक वाली जगह थी और दिन रात यहाँ शराब तैयार होती रहती थी। इस पर भी खरीदने वालों की मांग पूरी नहीं हो पाती थी। हर रोज इस जगह से विदुरी को मोटी कमाई होती थी। देवराज चौहान नामाशी और उसके साथियों को देखकर बोला, यह ऐसी जगह है जहां हम खामोशी के काम नहीं सकते, क्योंकि यहाँ विदुरी के गनमैन होंगे और शराब बनाने वाले कर्मचारी भी होंगे। कोई भी हम पर झपट सकता है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। नामाशी, तुम और तुम्हारे दोनों साथी भीतर जाकर ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ से भीतर वालों को, खासतौर से रखवाली करने वाले गनमैनों को अपने जहर बुझे तीरों से निशाना बना सको, और इसके बाद तुम्हें लगे कि यहाँ से निकलने का मुनासिब वक्त है तो बिना रुके फौरन निकल जाना। कोई बेकार में एक पल भी ना रुके। लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि यहाँ से निकलने का मुनासिब वक्त कौन सा है? नामाशी बोला। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता भरे भाव उभरे। मालूम हो जाएगा, कहने के साथ देवराज चौहान ने पलटकर जयप्रकाश शास्त्री को देखा। शास्त्री सकपकाया कि उसके लिए भी ऐसा ही कुछ ऑर्डर होने वाला है। तुम हमारी वापसी पर कार बिल्कुल तैयार रखोगे? सुनकर जयप्रकाश ने चैन की सांस ली और सिर हिला दिया। जल्दी करो, चौहान नामाशी से बोला। हमारे पास वक्त कम है, दिन निकलने वाला है। देवराज चौहान, नामाशी और उसके दोनों साथी विदुरी की शराब की फैक्ट्री की तरफ बढ़ गए। दूर अंधेरी में खड़ी टैक्सी में बैठा खरे बड़बड़ाया, अब यह कोई नया कांड यहाँ करेगा। शाकिर हुसैन को उड़ाकर भी उसे चैन नहीं मिला। गोलियों की आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ी, मैं तभी समझ गया था कि शाकिर हुसैन उड़ा। लेकिन अब यह यहाँ क्या करेगा? मुंबई को एक ही रात में नर्क बनाएगा क्या? जो भी हो, बंदा कमाल का है। क्या एक्शन देता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, जिसे भी चाहता है उड़ा देता है। साहब, टैक्सी ड्राइवर ने एकदम गर्दन घुमाकर बोला, मुझे नींद। चुप कर, जायका मत बिगाड़, मामला आगे बढ़ने दे, देखने दे। खरे ने मुंह बनाकर कहा, तू अपनी मेहनत के सिर्फ नोट गिन, जेब में डाल और एक बात तो बता, क्या तेरी बीबी है? 6 महीने पहले ही तो शादी हुई है। और पड़ोसी, वह ठीक ठाक है ना? हाँ, क्यों? फिर कोई बात नहीं। ऐसी हालत में रात भर गायब रहने पर तेरी बीबी नाराज नहीं होगी। शराब की फैक्ट्री को निपटाने में उन्हें 45 मिनट लगे। फैक्ट्री में 25 कर्मचारी थे और 7 गनमैन। नामाशी और उसके साथियों ने जहरीले तीरों से सबसे पहले गनमैनों को ही निशाना बनाया। 5 गनमैन तो हाथों हाथ ही निपट गए थे। अचानक उन सबको छोटे छोटे तीरों से गिरते देखकर वहाँ हड़बड़ाहट फैल गई। लेकिन कोई भी नहीं समझ पाया कि यह सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। नामाशी और उसके साथियों ने तीरों की बरसात जारी रखी। जहरीले तीर थे, जिसे भी नोक छू जाती वह जिंदा न रह पाता। कुछ और न सूझा तो सब बाहर की तरफ दौड़े। 25 मिनट में ही वह जगह लगभग खाली थी। सब फैक्ट्री से बाहर खड़े हुए थे। वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि शराब का अवैध निर्माण करते थे। सब हक्के बक्के थे कि यह विपदा कैसी है और अचानक से पर कहाँ से आ गई। गोली बारूद होता तो वह समझते, तीरों की बरसात से भला कभी उनका वास्ता कहाँ पड़ा था। यह पूर्वकालीन युग तो था नहीं। नामाशी और उसके दोनों साथी ऐसी जगह पर छिपे हुए थे कि उन्हें देख पाना संभव नहीं था। देवराज चौहान ने पीछे से भीतर प्रवेश किया। उसने सारा नज़ारा देखा। सब कुछ ठीक ठाक निपट गया था। रिवाल्वर को इस्तेमाल करने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। बड़े ड्रम शराब के बने हुए थे। पर्याप्त मात्रा में अल्कोहल वहाँ मौजूद थी, जिसे देवराज चौहान और नामाशी ने वहाँ हर तरफ फैला दिया। शराब के ड्रम उल्टा दिए। उसके बाद माचिस की तीली ऐसी दिखाई कि वहाँ की एक एक चीज़ दू दू करके जल उठी। शराब ने जब आग पकड़ी तो ऐसा बबक उठा जैसे ढेर सारे बारूद ने आग पकड़ ली हो। पहले आग ने वहाँ मौजूद हर चीज़ को अपने घेरे में ले लिया। उसके बाद वह बड़ा मकान आग के घेरे में आता चला गया। मामा विदुरी की कमाई के तगड़े ठिकाने को देवराज चौहान ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था।
विदुरी के लिए यह एक ही रात में तीसरी चोट थी। देवराज चौहान के कहने पर जयप्रकाश शास्त्री ने थापर के उसी ठिकाने पर कार रोकी और शास्त्री बाहर निकला तो देवराज चौहान ने नामाशी और उसके साथियों को बाहर निकलने को कहा। वे भी बाहर आ गए। तुम लोग जाओ, मैं दोपहर तक तुम लोगों के पास आऊँगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। नामाशी उसके करीब पहुंचा और स्थिर लहजे में बोला, देवराज चौहान, तुमने जो कहा मैंने और मेरे साथियों ने किया। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जो करने को कह रहे हो वह ठीक है या गलत, लेकिन जो कुछ भी किया उसमें हमें अपना भला कहीं भी नजर नहीं आ रहा। हमें तो मूर्ति चाहिए, वह तो यह मूर्ति हासिल करने के लिए ही पहला कदम है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आ रही। मूर्ति किससे लेनी है? मामा विदुरी और त्रिदेव कांडा से, नामाशी ने असमझता से कहा। और यह दोनों कहाँ है? हमें नहीं मालूम, और मालूम करने के लिए यह सब जरूरी था ताकि वह जहाँ भी हो अपने नुकसान को देखकर हड़बड़ाकर बाहर निकले। जब इंसान का नुकसान होता है तो वह कुछ देर के लिए अपना अच्छा भला भूल जाता है और बौखलाहट में ऐसी कोई गलती अवश्य करता है कि वह सामने आ जाता है। जब वह सामने आएगा तभी हम उससे मूर्ति के बारे में बात कर सकेंगे, मूर्ति लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह तो हम जैसे तैसे पता लगा ही सकते हैं कि यह दोनों कहाँ रहते हैं। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। नहीं, इन लोगों का, इस धंधे में पड़े इंसानों का एक ठिकाना नहीं होता। शरीफों की तरह इन लोगों के दसियों ठिकाने होते हैं जिनकी जानकारी इनके साथियों को भी नहीं होती। देवराज चौहान ने होठ बींचकर कहा, तुम्हें मूर्ति चाहिए, वह मिल जाएगी, और मुझे विदुरी को सबक सिखाना है क्योंकि वह मेरी जान लेना चाहता है। दोनों काम जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। नामाशी ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। देवराज चौहान जाने लगा तो जयप्रकाश जल्दी से बोला, मुझे भी अपने साथ ले चलो। यहाँ कहाँ छोड़ी जा रही हो? उसके स्वर में व्याकुलता थी। तुम घबराते क्यों हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। यह लोग कभी भी मेरी जान ले। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, वह तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, कहकर देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की। लेकिन तभी नामाशी ने पास पहुंचकर जयप्रकाश के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं। जयप्रकाश ने नामाशी को देखा, होठों पर जीभ फेर कर रह गया, बोल कुछ नहीं सका। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। पीछे कुछ दूर अंधेरे में खड़ी टैक्सी में बैठा खरे सब देख रहा था। देवराज चौहान की कार आगे बढ़ते देखकर खरे ने ड्राइवर को टैक्सी आगे बढ़ाने को कहा। यह तो पूरी मुंबई को हिलाकर रहेगा बाप। खरे पहलू बदलते हुए उत्सुकता भरे अंदाज में हड़बड़ा उठा। मुझे नहीं लगता यह शांत बैठेगा, यह जल्दी ही फिर कुछ करेगा। मानना पड़ेगा, इतना सब कुछ कर दिया लेकिन जिस्म पर एक खरोच तक नहीं आई। अपने धंधों में महागुरु आदमी है। मुझे इसकी शागिर्दी करने का मौका मिल जाए तो जिसे गंगा स्नान हो जाए। खैर यह बात की बात है, अभी तो देखना बाकी है कि यह बकाया फट्टे कहाँ कहाँ से उठाता है। लेकिन यह सब कर क्यों रहा है? पागल तो है नहीं। इसका मतलब जरूर किसी ने इसकी भैंस खोल ली होगी, तभी तो उसकी सिलाइयाँ उधेड़ रहा है। देखते हैं। साहब जी, टैक्सी ड्राइवर बोला, क्या नींद आ रही है? पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, सोया नहीं। अबे चुप कर, काम के वक्त मनुष्य बात मत किया कर। मैं सोया हूँ क्या? ज़्यादा मत बोल, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर तो बस, खैर छोड़, आगे वाली कार पर ध्यान दे, वह हमारी नज़रों से गायब नहीं होनी चाहिए। भोर का उजाला फैलना आरंभ हो गया था।